दोस्तों नमस्कार। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई। दोस्तों आज से हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई शाम को 6 बजे ही आया करेगी। शाम को 6 बजे आप इस कहानी का आनंद ले सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई टाइमिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग इस कहानी को किस समय सुनना चाहते हैं। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हमेशा करते रहें। कहानी पर एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करते रहें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देखते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब समर को चैलेंज देने के लिए सभी मास्टर अपने अपने लोगों को भेज रहे थे तो उनके स्टूडेंट्स वहां जाते ही मना करते थे कि हम समर से लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहाड़ों के बीच में समर की ताकत को देख लिया था। जब सिराज को भेजा गया तो सिराज ने वहां जाकर धीरे से कहा, मैं हार मानता हूँ। सिराज ने अपने सीनियर का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर पूरा स्टेडियम खामोश हो गया था। हर कोई स्तब्ध था। भीड़ में मौजूद एक आदमी ने तारीफ भरे लहजे में कहा, अरे क्या बात है, 3 कॉम्पिटिटर तो पहले ही हार मान चुके हैं। एक और आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्या समय इतना भयानक है। एक पास खड़े लड़के ने हैरान होते हुए कहा, वो तो 20 साल का नौजवान है, आखिरकार वो कितना ताकतवर हो सकता है। आसपास के सभी लोग हैरानी से आपस में बातें करने लगे थे। एक या दो कंप्यूटर का हार मान लेना समझ में आता है, लेकिन 3 का हार मान लेना थोड़ा असाधारण था। उनमें से कुछ ने तो सिराज को कायर कहकर उसका मजाक भी बनाया, लेकिन इससे उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने सम्मान से ज्यादा अपने जीवन से प्यार था। जब सिराज फाइटिंग रिंग से नीचे उतरा तो उसके सीनियर ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें समर से लड़ने के लिए कहा था सिराज, फिर तुमने हार क्यों मान ली। सिराज ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मास्टर, क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सिराज की बात सुनकर सीनियर हैरान हो गया और उसने बोला, लेकिन तुमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की, तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सिराज ने दृढ़ता से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सीनियर, अगर मैंने शुरुआत की होती तो मैं मर चुका होता। अगर आप चाहते हैं तो मैं उससे लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। वो अपने सीनियर को मूर्ख समझता था। उसके सीनियर को उस स्थिति का समझना चाहिए कि जब उसे उससे पहले एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर हार मान चुके हैं तो वो था ही क्या। उसका सीनियर बड़ा गुस्से में हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तभी चौथे कॉम्पिटिटर ने भी हार मान ली। उसके बाद पांचवें कॉम्पिटिटर ने भी हार मान ली। छठे कॉम्पिटिटर ने भी हार मान ली थी। ऐसे ही 30वें कॉम्पिटिटर ने भी हार मान ली थी। प्रशांत आइलैंड का रेफरी ये देखकर निराश होता जा रहा था। ये सभी कॉम्पिटिटर्स अपने अपने देश के गौरवशाली मार्शल आर्ट फाइटर थे और ऐसा लग रहा था कि ये सभी कायर हो गए थे। उन्होंने समर के सामने पहले ही हार मान ली थी। रेफरी को गुस्सा तो आया, लेकिन उसे रूल्स का पालन करना था। अनिच्छा से उसने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, दूसरे राउंड का विजेता है समर और वो अपराजित है। समर के रिंग से नीचे उतरने के बाद दूसरे एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर अपने अपने कॉम्पिटर्स को चुनने के लिए आगे आए। उन्होंने सेकंड और थर्ड पोजीशंस के लिए जमकर मुकाबला किया। अंततः विनर रही फूलपरी और शिवांगी। दोनों ही महिलाएं बहुत ज्यादा पावरफुल थी और फूलपरी ने तो अपने ओपोनेंट्स को केवल एक ही बार में बेहोश कर दिया था। जहां तक बात शिवांगी की थी, वो भी अधिक पावरफुल हो गई थी जब से उसने ड्रैगन फिंगर की प्रैक्टिस तकनीक की थी, जो एनर्जी की एक विशाल लहर को मुक्त करती थी, जिसका सामना बहुत कम लोग ही कर पाते थे। दूसरे राउंड में भी समर को फर्स्ट पोजीशन मिली तथा फूलपरी और शिवांगी को सेकंड और थर्ड पोजीशन मिली। रूल्स के अनुसार समर, फूलपरी और शिवांगी को एक दूसरे से लड़ना था, लेकिन ये सभी इंडिया से आए थे। इस प्रकार फाइट आवश्यक नहीं समझी गई थी। ड्रैगन ग्रुप एंशियंट मार्शल आर्ट कंपटीशन में 3 राउंड थे। पहला एलिमिनेशन, दूसरा लैडर कंपटीशन और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट राउंड नेशनल एंशियंट मार्शल आर्ट टीमों के बीच का मैच। चूंकि इंडिया मार्शल आर्ट्स टीम दो पहले राउंड में पोजीशन नंबर 1 पर थी और जापान इस कॉम्पिटिशन का होस्ट देश था, इसलिए ये दोनों टीमें थर्ड राउंड के लिए योग्य थी। प्रत्येक टीम के 10 मेंबर थे।
दूसरी तरफ तीसरे एल्डर ओनो इजू बुशिडो एंशियंट मार्शल आर्ट टीम और कराटे एंशियंट मार्शल आर्ट टीम के लीडर से बात कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोसकुरा, आप बुशिडो फैमिली के टीम लीडर हैं, इसलिए आप समर के खिलाफ मैच में जापान को रिप्रेजेंट करेंगे। बोसकुरा की अभिव्यक्ति बदल गई। एल्डर ओनो, मैं समर का मुकाबला नहीं कर सकता, उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा। बोसकुरा, आप बुशिडो तकनीक में एक पूर्ण प्रतिभाशाली फाइटर हैं, आप खुद को ऐसे कमजोर कैसे मान सकते हैं? ओनो ये बात सुनकर क्रोधित हो गया था। तभी कराटे टीम के लीडर ओमात्सु मोजी ने बगल में कहा, एल्डर ओनो, ओसकुरा सही कह रहे हैं, हमें से कोई भी समर का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने एक ही बार में इजू के शरीर के टुकड़े कर दिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना पावरफुल है। तभी ओनो को इजू की मौत की खबर मिली। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी कॉम्पिटिटर ने अखाड़े से हार मान ली। उन्हें समर के हाथों मारे जाने का डर था। ओनो जानता था कि उसके सामने दो आदमी मर जाएंगे अगर उन्होंने समर से लड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन दोनों में इजू के समान ही ताकत थी। ओनो को डर था कि अगर वो मर गए तो बुशिडो परिवार और कराटे परिवार इसका दोष उस पर डाल देंगे। जो कैंडो सेक्ट का मात्र तीसरा एल्डर था, लेकिन साथ ही ओनो समर को ऐसा करने नहीं दे सकता था। उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें समर को मारना ही होगा, न केवल इजू का बदला लेने के लिए, बल्कि फर्स्ट पोजीशन पाने से रोकने के लिए और नाइन ड्रैगन इंपीरियल नीलम सील को इंडिया वापस जाने से रोकने के लिए हमें उसको हराना ही होगा। उसकी बात सुनकर बो सकुरा ने कहा, एल्डर इजू, समर अब ग्रैंड मास्टर किंगडम के बेजोड़ फाइटर हैं। उसे हराने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल हथियार का इस्तेमाल करना होगा। जापान के कैंडो सेक्ट के एक एल्डर होने के नाते ओनो इजू स्पिरिचुअल हथियारों के बारे में जानता था, लेकिन कैंडो सेक्ट में भी स्पिरिचुअल हथियार थे ही नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या समर को मारने के लिए स्पिरिचुअल हथियार निकालना जरूरी है? एक पल सोचने के बाद इजू ने एक अनमोल स्पिरिचुअल हथियार निकालने का फैसला किया, क्योंकि उसने समर को मारने के लिए कुछ भी करने का फैसला कर लिया था। इजू ने बोसकुरा को एक नीली लंबी तलवार बोसकुरा को देते हुए कहा, यह एक चक्रवाती तलवार है। परिवार के हेड ने इसे मुझे अतीत में किए गए मेरे महान पुण्य काम के लिए इनाम में दिया था। अब मैं इसे तुम्हें उधार दे रहा हूं। तुम्हें मेरे लिए समर को मारना होगा। उसका चेहरा बड़ा गंभीर था। बोसकुरा ने स्पिरिचुअल हथियार लिया और अखाड़े के बीचों बीच चला गया। उसने समर की तरफ तलवार तान दी और अहंकार से बोला, समर, मैं जापान के बुशिडो परिवार की तरफ से तुम्हें चैलेंज देता हूं। अब आओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। ओनो इजू से प्राप्त स्पिरिचुअल हथियार से सुसज्जित थे। बोसकुरा ने अंततः दबंग व्यवहार के साथ समर को तिरस्कार दृष्टि से देखा। बुशिडो परिवार की एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक पावरफुल ग्रैंड मास्टर बेस्ट स्टेज के फाइटर के रूप में स्पिरिचुअल हथियार की पावर के बारे में वो अच्छे से जानता था। यह ग्रैंड मास्टर लेवल का हथियार को नष्ट करने के लिए बड़ा ही कारगर साबित होता था, लेकिन समर ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। समर को अपनी बातों को अनसुना करते हुए देख बोसकुरा ने उसका अपमान करते हुए कहा, समर, मैं फिर से कह रहा हूं, चुपचाप आ जाओ और अपनी मौत का सामना करो। उसकी इंसल्ट से कोई भी गुस्सा हो सकता था, समर की तो बात छोड़िए। इस बात में गुस्से में समर ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ आ गया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी मौत को आवाजें मार रहे हो। वो हवा में उछला और पलक झपकते ही रिंग में पहुंच गया। तभी समर के सिर में डार्क नाइट एम्पर की आवाज गूंज उठी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, वो सकुरा के हाथ में जो स्पिरिचुअल हथियार है वो चक्रवात तलवार है। ये एक लोअर क्लास का स्पिरिचुअल हथियार है। उसकी बात सुनकर समर ने उदासीनता से पूछा, सीनियर, क्या मैं उसका हमला सामने से रोक सकता हूं? डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, छोटे, तुम मॉडल बॉडी के पहले लेवल पर हो, इसलिए तुम इसका सामना नहीं कर सकते। समर ने कंफ्यूजन में पूछा, सीनियर, क्या मेरी बॉडी दूसरे लेवल पर पहुंचने पर स्पिरिचुअल हथियार का सामना कर पाएगी?
डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपनी रेड फायर तलवार से उसके स्पिरिचुअल हथियार को तोड़ सकते हो, फिर उसके शरीर को कुचल सकते हो। समर के साथ लंबे समय तक रहने के बाद डार्क नाइट एम्परर ने भी अपने दुश्मनों के प्रति समर की हिंसक प्रवृत्ति को समझना शुरू कर दिया था। समर ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया, ये जानते हुए कि इसका साथ उसका शरीर अन्य ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ अजय होने के बावजूद स्पिरिचुअल हथियार को झेलने के लायक अभी था नहीं। उसने अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली, बोसकुरा की तरफ तानते हुए बोला, आओ और अपनी मौत का सामना करो बोसकुरा। बोसकुरा ने अपना सिर उठाया, तिरस्कारपूर्ण हंसते हुए बोला, हा 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 समर, इतना घमंडी मत बनो। मेरे हाथ में एक स्पिरिचुअल हथियार है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें तलवार में एक ही बार में मार सकता हूँ। वो और इजू अच्छे दोस्त थे। अपने दोस्त की मौत को देखकर बड़ा गुस्से में हो गया था, ये जानते हुए कि उसकी ताकत समर से बहुत कम है। फिर भी वो अपने गुस्से को दबा रहा था, लेकिन अब ओनो से मिले स्पिरिचुअल हथियार से सुसज्जित होकर वो समर को मारना चाहता था। एक चीख के साथ बोस सकोरा ने अचानक तलवार निकाली और चिल्लाते हुए बोला, समर, अपनी मौत का सामना करो। उसने अपनी तलवार समर की तरफ घुमा दी, जिसने हाथ में एक बड़ी सी दरार बना दी थी। समर के शरीर पर क्रूरतापूर्वक वार किया और एक ही तलवार के वार से समर का सिर वो काट देना चाहता था। अपने इस क्रूर प्रहार का सामना करते हुए समर भी शांति से खड़ा रहा, तब तक नहीं हिला जब तक उसके ओपोनेंट की तलवार उसके शरीर से कुछ इंच दूरी पर नहीं आ गई। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, रेड फायर तलवार को एक जोरदार वार से तिरछा घुमा दिया। तलवार की आभा हवा को चीरती हुई चक्रवाती तलवार में जा घुसी। दोनों तलवारों की एक बड़ी सी ध्वनि के साथ टकराई और चक्रवाती तलवार दो टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर गई। तलवार के दो टुकड़ों में टूटते देखकर वो सुकुरा भय और अविश्वास से भर गया था। उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि एक स्पिरिचुअल हथियार आखिर कैसे टूट सकता है। दर्शक भी दंग रह गए थे। उनमें से ज्यादातर ग्रैंड मास्टर फाइटर्स थे। उन्होंने ये कभी नहीं सुना था कि स्पिरिचुअल हथियार अजय है और वो कभी भी नहीं टूट सकता है, लेकिन आज वो चौंक गए थे। तीसरे एल्डर ओनो से ज्यादा तो कोई स्तब्ध नहीं था। चक्रवात तलवार के रूप में उन्होंने कई दशकों से अनगिनत दुश्मनों को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने उसको उधार दिया था कि वो समर को मार डाले, लेकिन उसकी तलवार अब टूट चुकी थी। जब सभी लोग स्तब्ध थे, नाकोनो इजू जो अपनी आंखों में गंभीरता लिए कंपटीशन को होस्ट कर रहे थे, उनके मन में एक विचार आया कि ये वास्तव में समर के हाथ में एक हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार है। नाकोनो इजू की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई थी, क्योंकि जापान के कैंडो सेक्ट का दूसरा एल्डर था। उसके पास भी केवल एक मिड क्लास का स्पिरिचुअल हथियार था। अचानक उसके मन में समर से हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार छीनने की इच्छा हुई, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर उसने अपने लालच को दबा लिया। दूसरे एल्डर की अभिव्यक्ति देखकर तीसरे एल्डर ओनो को भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि समर का स्पिरिचुअल हथियार मिड क्लास या हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार रहा होगा। इस विचार से दूसरे एल्डर की तरह ओनो की आंखों में भी लालच आ चुका था, लेकिन उन्होंने कॉम्पिटिशन के लास्ट राउंड के दौरान न हिलने का निर्णय किया। जब सभी कॉम्पिटिटर मैदान में कार्यवाही कर रहे थे, दूसरे एल्डर की तरफ उनका यही प्लान था कि कंपटीशन समाप्त होते ही समर को मारने और उसका यह हथियार छीनने के लिए वो आगे आएंगे। समर कैंडो सेक्ट के एल्डर्स के सभी लालची विचारों और किलिंग इंटेंट से अनजान था, क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान बोसकुरा पर केंद्रित किया था। समर ने व्यंग्य से कहा, बोसकुरा, क्योंकि तुम्हारा लोअर क्लास स्पिरिचुअल हथियार टूट चुका है, तो तुम किससे लड़ोगे अब? बोसकुरा भी कोई मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया था कि समर की तलवार भी बड़ी पावरफुल है, तो उसने डरते हुए कहा, समर, अगर तुम में हिम्मत है तो बिना तलवार के मुझसे लड़ो। समर जानता था कि बोसकुरा उसे रेड फायर तलवार छोड़ने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया क्योंकि उसका ओपोनेंट बॉक्सिंग में उसकी मौत मांग रहा था। बोसकुरा ने जब समर को अपनी तलवार रखते देखा तो खुशी से फूला नहीं समाया। अचानक उसके शरीर की तरफ एक जोरदार पंच उसने दे मारा, लेकिन तभी समर ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराते हुए कहा, हो तुमने मुझसे कच्ची ताकत से लड़ने का फैसला किया,
तुमने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। ये कहते हुए समर ने अपना दाहिना पंच और पहाड़ जितनी जोर से मारा। वो जोरदार धमाके के साथ बोसकुरा पर पड़ा और उसका पूरा शरीर फट गया। बोसकुरा का शरीर खून की बौछार में फट गया था। खून की तीखी गंध के अलावा कुछ भी नहीं बचा। दर्शक में बैठे सभी लोग उस समय दंग रह गए थे जब उन्होंने जापान के बुशिडो परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक ही पंच में उड़ते हुए देखा था। सूरवीर सिंह ने बोहें चढ़ाकर अपने बगल में खड़े स्वाति शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा, डायरेक्टर, क्या समर कुछ ज्यादा ही हिंसक नहीं है? स्वाति शर्मा कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, वो जापान वासियों को चुकाने की कोशिश कर रहा है कि हार मान लो फिर उड़ा दिए जाओगे नहीं तो। स्वाति शर्मा बड़ी होशियार थी। समर के इरादों को उसने भांप लिया था। दर्शक सभी अलग अलग देशों के प्रतिनिधि थे और यह पहली बार था जब समर की क्रूर हिंसा देख पा रहे थे। उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि उन्हें अब हार मान लेनी चाहिए। माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए सिंगापुर के रिप्रेजेंटेटिव को गहरा अफसोस हुआ कि उसने सिराज को समर से लड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। शुक्र है सिराज ने हार की बात मान ली थी, वरना घर लौटते समय सिराज की मौत का जिम्मेदार वो हो जाता। बेशक समर की क्रूर हिंसा जापान वासियों तक सीमित थी और ये अपने दुश्मनों को स्तब्ध करने का तरीका था। इस समय कॉम्पिटिशन्स के सभी कॉम्पिटिटर्स ने समर को विस्मय और भय से देख लिया था। दूसरे और तीसरे एल्डर भी डरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में खौफ देखा। वो जानते थे कि वे समर को नहीं हरा सकते, लेकिन वे दोनों समर का हाई क्लास स्पिरिचुअल हथियार छीनना चाहते थे। दूसरे एल्डर ओनो इजू ने तीसरे एल्डर को फुसफुसा कर कहा, तीसरे एल्डर, प्लीज घर जाकर एक व्यू रचना एक्सपर्ट को साथ लेकर आए। हम समर को व्यू रचना में फंसाकर मार डालने की कोशिश करेंगे। एक व्यू रचना एक्सपर्ट एक पावरफुल व्यू रचना तैयार कर सकता था, लोगों पर आक्रमण करने में उन्हें जाल में फंसा सकता था। तीसरे एल्डर ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था कि एक व्यू रचना के ओझा के पास समर को हराने का संभावना ग्रैंड मास्टर से अधिक था। वो सकुरा के विस्फोट को देखने के बाद बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स ने भी हार मान ली। जापान और इंडिया के बीच गहरा झगड़ा था और कॉम्पिटिटर्स ने कभी हार स्वीकार नहीं की थी। अपने एम्परर के सम्मान और बुशिडो भावना के लिए जापान वासी अपनी जान पर कीमत एक समर से फाइट करते अगर उन्हें लगता कि समर को हराने की थोड़ी भी संभावना है। लेकिन समर उनके लिए एक बहुत पावरफुल और संभावना शून्य थी। एक लोअर क्लास स्पिरिचुअल हथियार चक्रवाती तलवार से लैस होने के बावजूद भी बो सकुरा को समर ने उड़ा दिया। स्पिरिचुअल हथियार के बिना उन लोगों ने उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। जापान टीम के टॉप मेंबर मैदान में आने और एक एक करके उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली। अंत में तीसरा राउंड इंडिया की जीत के साथ समाप्त हुआ। समर ने फूल परी या शिवांगी के किसी भी योगदान के बिना ही अकेले ही मैच जीत लिया था। जब यह मैच अंत में समर इंडिया से वापस लौटा तो टीम के सभी मेंबर्स ने उसकी प्रशंसा भरी नजरों से उसको देखा। तभी फूल परी ने धीमी आवाज में कहा, समर, आप इतने पावरफुल हैं कि आपने ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का कोई फाइटर कभी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके शरीर से एक रहस्यमय पावर निकल रही थी और वो समर की ताकत को पढ़ सकती थी। वो जानती थी कि अपने स्पिरिचुअल हथियार कमल आईना के साथ भी वो समर को नहीं हरा पाएगी। उसने सोचा कि उसकी असाधारण शारीरिक पावर किसी रहस्यमय आत्म साधना का परिणाम है। मंद मंद मुस्कुराते हुए समर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी इस बात को पूरी तरह से सहमत था। ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस के आत्म साधकों को छोड़कर उसका अब मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तभी शिवांगी भी समर के पास आई और उसने धीमी आवाज में कहा, समर, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी बात सुनकर समर हैरान होकर उसके पीछे पीछे एक कोने में चला गया। उसने कोने में आते ही शिवांगी से पूछा, मिस शिवांगी, क्या बात है? शिवांगी ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, मिस्टर समर, चैंपियन घोषित होने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। ड्रैगन ग्रास मांग लो, जो लाइफ एनर्जी गोली बनाने के लिए जरूरी जड़ी बूटी है। समर ने उसकी बात से सहमति में जताते हुए हाँ मिला दिया और बोला, चिंता मत करो मिस शिवांगी,
अगर तुमने इसका जिक्र न भी किया होता तो भी मैं ड्रैगन ग्रैस ही मांगता। मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे पापा के लिए लाइफ एनर्जी की गोली बनाने में करूंगा। शिवांगी ने कृतज्ञता से समर की तरफ देखा। वो जानती थी कि यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर समर ड्रैगन ग्रास मांगता तो उसे इंडिया टीम को जीत दिलाने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो से कोई इनाम नहीं मिलता। इसके बाद थोड़े समय के ब्रेक के बाद समर ने एक बार फिर रिंग में कदम रखा। उसे दोबारा रिंग में देखकर जापान के कॉम्पिटिटर्स के पास हार एक्सेप्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई भी बोल सुकुरा की तरह मरना नहीं चाहता था। हाँ, वे अब डर गए थे। अब वो कोई मरना नहीं चाहता था। चूंकि बोल सुकुरा भी कम पावरफुल नहीं था, इसलिए उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी तरह बाकी देशों के पार्टिसिपेंट्स ने भी ग्राउंड में कदम रखते ही हार मान ली। बेजोड़ समर ने ड्रैगन ग्रुप एंशियंट मार्शल आर्ट कंपटीशन में टीम इंडिया के लिए फर्स्ट पोजीशन जीती, जबकि फूल परी शिवांगी रिंग में कदम रखने का अवसर भी नहीं मिला। समर पुरस्कार मंच पर गया और उसने 9 ड्रैगन इंपीरियल नीलम सील प्राप्त की, जो नेशनल खजाना था जिसे जापान लाया गया था, जो देश की एंशियंट मार्शल आर्ट फोर्स के हाथों में अब आ चुका था। जापान वासियों ने 9 ड्रैगन इंपीरियल नीलम सील के साथ इंडिया की एंशियंट मार्शल आर्ट परिवारों और सेक्ट को जापान में लुभाने और फिर उन्हें मार डालने का प्लान बनाया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने अपने फाइटर समर के द्वारा मार दिए जाएंगे। समर मंच पर खड़ा और ड्रैगन ग्रुप के अलग अलग देशों से आए एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटरों से घिरा हुआ था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से समर से कहा, छोटे, ये कोई साधारण 9 ड्रैगन इंपीरियल नीलम सील नहीं है। इसके अंदर एक रहस्यमयी एनर्जी है। तुम इसमें अपनी लाइफ एनर्जी प्रवाहित करके इसे आजमा सकते हो। समर की एनर्जी अभी अभी 9 ड्रैगन सील में प्रवेश कर रही थी और वो उसे एक सैनरी सील दिखाई थी। इसका आकार एक सुनहरी गेंद के जैसे था। अंदर एक सुनहरा ड्रैगन उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। छवि बड़ी धुंधली थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लाइफ एनर्जी के बाद सीधे उसमें प्रभावित कर दिया। जब समर को स्पिरिचुअल एनर्जी से लाइव ने ड्रैगन ने इंपीरियल नीलम सील में प्रवेश किया, तो 9 ड्रैगन इंपीरियल नीलम की सुनहरी प्रकाश गेंद ने अचानक एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर दिया। ये सीधे प्रकाश में एक सुनहरी गेंद में बदल गया और तुरंत समर के सिर में प्रवेश कर गया। अपने सिर पर प्रकाश की सुनहरी गेंद को महसूस करते हुए समर चौंक गया था और उसने हैरान होते हुए कहा, अरे अरे, 9 ड्रैगन इंपीरियल जेड सील से प्रकाश की सुनहरी गेंद मेरे सिर में कैसे प्रवेश कर गई? जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इंजेक्शन लगाया, यह चीज 9 ड्रैगन इंपीरियल सील से निकलकर उसके अंदर चली गई थी। समर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, ये सील से रहस्य में सुनहरी गेंद मेरे दिमाग में घुस गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो जानता था कि डार्क नाइट एम्परर बहुत कुछ जानता है। डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, छोटे, चिंता मत करो। ये सुनहरी गेंद 9 ड्रैगन इंपीरियल नीलम सील की रहस्यमय एनर्जी है। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पहले ये जगह छोड़ दो, फिर हम इसकी जांच करेंगे। वहीं समर बड़ा चिंतित था। उसे चिंतित होते हुए मन ही मन में सोचा, प्रकाश का सुनहरा गोला मेरे मन में है, तुम्हारे मन में नहीं। बेशक तुम चिंतित लग रहे हो। हालांकि समर जानता था कि डार्क नाइट एम्परर सही है और ये रुकने की जगह नहीं थी। फिर वो मंच के बीचों बीच काफी देर तक खड़ा रहा। 9 ड्रैगन इंपीरियल सील जो सुनहरी थी अब धुंधली हो चुकी थी। समर ने उस सील को इंडियन मार्शल आर्ट टीम के पास लेकर स्वाति शर्मा से कहा, डायरेक्टर स्वाति, मैं आपको इंडिया ये खजाना दे रहा हूं। स्वाति ने सुंदर से चेहरे पर खुशी और उत्साह से एक स्पर्श दिखाई दिया। 9 ड्रैगन इंपीरियल सील ओल्ड एम्पर द्वारा गढ़ी गई थी, जो इतिहास में इंडिया का प्रतीक थी। स्वाति को उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन ग्रुप में आयोजित इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन्स में टीम इंडिया विनर होगी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सील उन्हें दोबारा से मिल जाएगी। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, आपने इंडिया के लिए एक महान योगदान दिया। आप जो भी इनाम चाहते हैं बस एक बार कह दीजिए। स्वाति इंडिया की युद्ध देवी थी। हालांकि उसका चेहरा बड़ा सुंदर था, जिसे सभी को एक ठंडापन महसूस होता था। अब समर को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने इंडिया के लिए बड़ा योगदान दिया। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर स्वाति,
मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है ड्रैगन ग्रास। ड्रैगन ग्रास कंपटीशन का दूसरा इनाम था जिसे फूलपुरी ने प्राप्त किया था। वो निश्चित रूप से स्वाति को ही ड्रैगन ग्रास देगी, इसलिए समर ने यह रिक्वेस्ट की थी। स्वाति शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं तुम्हें ड्रैगन ग्रास दे दूंगी। समर को चैंपियन का पुरस्कार मिलने के बाद फूलपरी को दूसरा ड्रैगन ग्रास मिला, जबकि शिवांगी को दूसरा पुरस्कार मिड क्लास का स्पिरिचुअल हथियार मिला। इनाम पाने के बाद दोनों महिलाओं ने उसे स्वाति शर्मा को सौंप दिया, क्योंकि ये स्पेशल ब्यूरो की डायरेक्टर थी और इंडिया की टॉप रिप्रेजेंटेटिव थी। इसके बाद स्वाति शर्मा ने समर को एक तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, समर, ये वही ड्रैगन ग्रास है जो आप चाहते थे। ये कहते हुए उसने वो ग्रास समर को दे दी। ये एक सुनहरी ग्रास थी जो एक चमत्कार रोशनी बिखेर रही थी। सतह पर सुनहरे प्रभा मंडल का प्रभाव था, भीतर अपार एनर्जी थी। ड्रैगन ग्रास को उसने अपने पास रख लिया और ये एक स्पिरिचुअल लेवल की लाइफ एनर्जी गोली का एक इम्पोर्टेंट घटक थी। वहीं शिवांगी की सुंदर आंखों में समर के लिए कृतज्ञता की झलक थी। वो जानते थे कि समर अभी बेहतर चीजें भी मांग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ उसके पापा के लिए ड्रैगन ग्रास मांगी। ड्रैगन ग्रुप की एंशियंट मार्शल कंपटीशन समाप्त होने के बाद एंशियंट मार्शल आर्ट टीमें एक के बाद एक जाने लगी थी। उनका मूड बड़ा खराब था। पिछले ड्रैगन ग्रुप मार्शल कंपटीशन में इन टीमों को थोड़ा थोड़ा पुरस्कार मिला था, लेकिन इस साल कंपटीशन में इंडिया मार्शल आर्ट टीम अजय रही थी और सभी के सभी कॉम्पिटिशन्स के प्राइज उन्होंने जीते थे। ड्रैगन ग्रुप की एंशियंट मार्शल कॉम्पिटिशन्स में दमदार प्रदर्शन के कारण समर का नाम तेजी से पूरे ग्रुप में फैल चुका था। कुछ लोग जो उसे पसंद करते थे, कुछ लोग जो उसे नफरत भी करने लगे थे। हालांकि कंपटीशन तो समाप्त हो गया था, लेकिन संकट अब भी चुपचाप आ ही रहा था। समर को पहले ही कई लोगों का खतरनाक एंडिंग इंटेंट महसूस हो चुका था। ये सभी किलिंग इंटेंट जापान के ग्रुप्स के थे। इस बार सबसे बड़ा नुकसान जापान ग्रुप को ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया, फिर समर ने उनके लोगों को मार डाला था। तभी एक तेज फोन की घंटी बजी। समर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ये देखा कि लायन दानव किंग का फोन था। वो अचानक एक्साइटेड हो गया। समर ने जैसे ही आंसर की दबाई तो उधर से लायन दानव किंग की चिंतित भरी आवाज आई, यंग मास्टर, हमें पर्पल बैट दानव किंग मिल गया है। वो प्रशांत आइलैंड सकुरा यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ा रहा है, लेकिन कोई उसे मारना चाहता है, उसका पीछा कर रहा है। आपको जल्दी आना चाहिए यंग मास्टर। लायन दानव किंग की बातें सुनकर समर को हैरानी हुई कि उसे उसकी मदद क्यों मांगे। वो जानता था कि लायन दानव किंग तब तक मदद नहीं मांगेगा जब तक वो हताश न हो जाए या जरूर बड़े खतरे में न आ जाए। इसलिए समर ने तुरंत विदा लेते हुए डायरेक्टर स्वाति से कहा, डायरेक्टर स्वाति, फूलपरी और मिस शिवांगी, मुझे जाना होगा, अलविदा। समर ने कई लोगों का अभिवादन किया और तुरंत वहां से निकल गया। समर पर्पल बैट दानव किंग को बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इंडियन मार्शल आर्ट टीम उसका पीछा करे। समर ने इंडिया मार्शल टीम को छोड़ दिया, तेजी से स्कूरा यूनिवर्सिटी की तरफ भाग गया। स्कूरा यूनिवर्सिटी प्रशांत आइलैंड की सबसे बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी। यह आइलैंड की पहली और ड्रैगन ग्रुप की ही यूनिवर्सिटी थी। स्कूरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्टडीज होती थी, जिसमें फाइनेंशियल, सोशल, मेडिकल और हिंदी स्टडीज भी शामिल थी। जब पर्पल बैट दानव किंग आइलैंड की तरफ भागा था तो सकूरा यूनिवर्सिटी में छिपा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे कभी नहीं सोच सकते कि पर्पल बैट दानव किंग सकूरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, और यह प्लानिंग 10 साल से ज्यादा से चल रही थी। लेकिन अब उसे किसी ने ढूंढ दिया था। सकूरा यूनिवर्सिटी में एक नौजवान भाग रहा था। यह नौजवान वाकई बहुत छोटा था और उसकी उम्र 25 साल से कम थी। चेहरा बड़ा हैंडसम पर्पल बैट दानव किंग था, टॉप 10 दानव किंग में से एक और टॉप दानव किंगों में सबसे यंग। 15 साल पहले जब पर्पल बैट डायमंड किंग ने ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज को फॉलो किया था तो वो सिर्फ 10 साल का था। आम इंसान 10 साल की उम्र में किशोर होता है, अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन पर्पल बैट डायमंड किंग ऐसा नहीं था। वो बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर ने एक बार उसे स्पीड साधना की एक तकनीक, बैट मूवमेंट तकनीक सिखाई थी। पर्पल बैट दानव किंग इस तकनीक में बड़ी तेजी से पारंगत हो गया। वो गाड़ी के जितना दौड़ता था
ग्रेट कॉन्करर को पर्पल बैट दानव किंग की स्पीड की प्रतिभा बड़ी पसंद आई थी, इसलिए उसे टॉप 10 दानव किंगों में एक रूप में शामिल कर लिया था। टॉप 10 दानव किंगों में से पर्पल बैट दानव किंग सबसे यंग था और इसलिए सबसे तेज भी था। जिस एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर ने दानव किंग को ये साधना सिखाई थी, उसे पिशाच सेक्ट ने मार डाला था और पर्पल बैट दानव किंग बड़ा क्रोधित हो गया था। वो लगातार बदला लेने के लिए पिशाच सेक्ट को ही तलाशने लगा था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो साधना सिखाई थी वो उसे अपना मास्टर मानने लगा था। अपने मास्टर का बदला लेने के लिए पर्पल बैट दानव किंग ने पिशाच सेक्ट के सेक्ट मास्टर के बेटे को मार डाला था। तब से ही तबाही मची हुई थी। पिशाच सेक्ट इंडिया के फर्स्ट क्लास सेक्टों के सबसे ऊपर और अपने असंख्य मास्टरों और पावरफुल फाइटरों के साथ किसी के भी किले को भेदने के लिए सक्षम था। उस समय ग्रेट कॉन्करर गायब हो चुका था और टॉप 10 दानव किंग भी अलग अलग जगह पर चले गए थे। वो जानता था कि अगर वो इंडिया में रहा तो पिशाच सेक्ट भारद्वाज परिवार के पास जाएगा और मुसीबत खड़ी कर देगा। भारद्वाज परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाने के लिए पर्पल बैट दानव किंग प्रशांत आइलैंड में भाग गया था। पर्पल बैट दानव किंग ने न सिर्फ हैंडसम दिखता था, बड़ा ज्ञानी भी था। कई छात्र उसका लेक्चर सुनना पसंद करते थे। लड़कियां तो उस पर अपना क्रश होना आम बात थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंडिया से एक लड़की सुप्रिया रेड्डी भी आई थी, जिसे पर्पल बैट दानव किंग बड़ा पसंद आ गया था। यह सकुरा यूनिवर्सिटी की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था और त्वचा बड़ी गोरी थी। सुप्रिया को पर्पल बैट दानव किंग बड़ा पसंद आ गया था और दोनों ही विदेशी भूमि पर इंडिया के लोग थे। पर्पल बैट दानव किंग ने प्यार में पड़ने के बाद अपनी सतर्कता कम कर दी थी और वो अक्सर सुपीरियर के साथ कैंपस में घूमता रहता था। इंडिया के एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर स्ट्रेंट सुपीरियर को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसे पर्पल बैट दानव किंग ने हरा दिया। बाद में उस एंशिएंट मार्शल फाइटर ने पर्पल बैट दानव किंग की जांच की और वो उसकी पहचान उजागर हो गई। पर्पल बैट दानव किंग की पहचान उजागर होने के बाद इंडिया के पिशाच सेक्ट को यह खबर मिली कि उन्होंने दानव का पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार पर्पल बैट दानव किंग ने उनके यंग मास्टर को मार डाला और ये उनका बड़ा दुश्मन था। खूनी लबादा पहने 7 लोग अब उसे को ढूंढ रहे थे और वो गुस्से से चिल्लाए, पर्पल बैट दानव किंग, तुम कहां भाग गए हो? ये सभी के सभी पिशाच सेक्ट के लोग थे। जहां तक लायन दानव किंग और शैडो ग्रुप टीम का सवाल था, ये सभी उस पिशाच सेक्ट द्वारा ब्लॉक कर दिए गए थे। पिशाच सेक्ट ने इस बार पर्पल बैट दानव किंग को मारने के लिए 30 से ज्यादा स्टूडेंट भेजे और ये सभी के सभी बड़े पावरफुल थे। पर्पल बैट दानव किंग बड़ा तेज था, बिजली की तरह तेज, 10 साल की उम्र में गाड़ी जितना तेज। अब वो उछला और हवा में अपना भूत प्रेत छोड़ दिया। लोग सिर्फ उसकी छवि देख सकते थे, चाहे वो कितना भी तेज क्यों न हो, क्योंकि अब उसके पीछे पिशाच सेक्ट था। अपने कैमरे और मॉनिटर को साफ देख सकते थे पर्पल बैट दानव किंग कहाँ जा रहा है। जैसा कि पता चला, पर्पल बैट दानव किंग एक बंद गली के पास पहुंच गया था। इस बंद गली के दोनों तरफ ऊंची दीवारें थी और उसके सामने भी एक ऊंची दीवार थी। अब वो फंस गया था। पिशाच सेक्ट ने गुस्से में कहा, अरे पर्पल बैट दानव किंग, आप इतने सालों से दूर रह रहे हैं, आज आपकी मृत्यु का दिन है। पर्पल बैट दानव किंग ने पीछे पिशाच सेक्ट के 8 फाइटर और जापान के कराटे परिवार के 4 स्टूडेंट खड़े थे। पर्पल बैट दानव किंग एक देशभक्त था। उसने प्रशांत आइलैंड में पढ़ाया भी था और वो हिंदू संस्कृति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ संस्कृत सिखाता था। पर्पल बैट दानव किंग ने पिशाच सेक्ट के स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। उसने चुपचाप एक काला छिपा हुआ हथियार उठाया और हाथ में रख लिया। काले रंग का यह हथियार अंडे के आकार का था, लेकिन किनारे बड़े तीखे थे। यह बिल्कुल काला था। उसने एक अत्यंत तेजी से बूमरैंग के साथ संयोजन में वो हमला करना शुरू कर दिया। तभी पर्पल बैट दानव किंग ने फुसफुसाते हुए कहा, बूमरैंग। उसने बूमरैंग को झटका दिया और हवा में उड़ गया। हवा में एक चाप का वार किया। तुरंत एक पिशाच सेक्ट के स्टूडेंट्स की गर्दन पर दे मारा। उस पिशाच सेक्ट के स्टूडेंट्स की गर्दन में बहुत सारा खून बह रहा था। तभी उसकी मौत देखकर पिशाच सेक्ट के एक और स्टूडेंट ने कहा, सब लोग सावधान रहे, पर्पल बैट दानव किंग के पास एक बूमरैंग है। 15 साल पहले उसका यह बूमरैंग बड़ा मशहूर था। उसने अनगिनत एंशिएंट फाइटर्स को मार डाला था। यह बड़ा पावरफुल हथियार था। तभी पीछे से एक खून से लथपथ बूढ़ा आदमी निकला और बोला,
बूमरैंग ताकतवर है, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप पीछे हट जाओ। इस बूढ़े आदमी को देखकर आसपास के खूनी लबादे वाले फाइटर पीछे हट गए। वो जानते थे कि पर्पल बैट दानव किंग को वो हरा नहीं सकते, लेकिन बूढ़ा आदमी हरा सकता है। वो पिशाच सेक्ट का लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर था, ग्रैंड मास्टर किंगडम का एक पावरफुल फाइटर जो एक्सपर्ट स्टेज पर था। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर ने गहरी आवाज में कहा, डेमोनिक ब्लड किंगडम, और डेमोनिक ब्लड किंगडम एक्टिवेट कर दिया, जिसने सीधे पर्पल बैट दानव किंग को कवर कर लिया। पर्पल बैट दानव किंग का चेहरा काला पड़ गया। वो हिलना चाहता था, लेकिन उसने एहसास किया कि वो उसका शरीर नहीं हिल रहा। वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में नहीं था, भाग भी नहीं सकता था, और लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर ने उसे अब फंसा दिया था। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, पर्पल बैट दानव किंग, तुमने हमारे सेक्ट के सेक्ट मास्टर के बेटे को मारा, अब तुम्हारी बारी है। तभी समर ठीक पीछे पहुंच गया था। उसने देखा कि लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर पर्पल बैट दानव किंग को मारने के लिए तैयार है। ये देखते ही उसका चेहरा भी सफेद हो गया था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम पर्पल बैट दानव किंग को कैसे मार सकते हो, और पीछे से बाहर चला गया। समर को आता देखकर लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर की प्रतिक्रिया बदल गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि वो जानता था कि समर कौन है। समर उन्हें डार्क आइलैंड पर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिशाच सेक्ट आखिरकार बच निकला था। उसके बाद पिशाच सेक्ट के लोग लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर को पिशाच सेक्ट के नेता से प्रशांत आइलैंड पर पर्पल बैट दानव किंग को मारने का आदेश लिया। सीधे जहाज पर वहां से पहुंच गए थे। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, समर, यह हमारे पिशाच सेक्ट का मामला है, तुम्हारा इससे कोई काम नहीं। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पर्पल बैट दानव किंग मेरे पापा के अंडर काम करने वाला आदमी है, इसलिए यह मेरा मामला है। ये कहते हुए उसके सामने की तरफ चला गया। तभी जब पिशाच सेक्ट के एक स्टूडेंट्स ने समर को आगे बढ़ते देखा, तो उसने समर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसका हाथ अपना आगे बढ़ा दिया। उसकी इस हरकत को देखकर समर ने अपना हाथ उठाया और पिशाच सेक्ट के एक स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया। वो इन दुष्ट लोगों से नफरत करता था, क्योंकि वो कई एंशिएंट फाइटरों को जानता था जिन्हें पिशाच सेक्ट ने मार डाला था। पिशाच सेक्ट के बचे हुए कुछ स्टूडेंट अपने साथी को मरता हुआ देखकर गुस्से में चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिशाच सेक्ट के एक स्टूडेंट्स को मारने की? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समर की तरफ अपने हथियार लहराने शुरू कर दिए, लेकिन समर ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और पिशाच सेक्ट के सभी शिष्यों को मार डाला। उसके शरीर फट गए थे, खून से लथपथ हो गए थे। समर की वर्तमान पावर एंशिएंट युद्ध वर्ल्ड में पहले ही अजय थी। रूढ़िवादी और अनकन्वेंशनल, दोनों ही पावर उसके सामने कुछ भी नहीं थी। समर के बिना किसी बल प्रयोग के पिशाच सेक्ट के स्टूडेंट्स को यूं मार डाला। ये देखकर लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर और प्रशांत आइलैंड के कराटे कबीले के सेक्ट के भाव लोग, उनके चेहरे बदल गए थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि समर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर का चेहरा उदास हो गया। सिर्फ एक ही दिन में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समर की ताकत डार्क आइलैंड की तुलना में पहले से भी बढ़ जाएगी। जब तक बात पर्पल बैट दानव किंग की थी, जो डोमिनिक ब्लड किंगडम में फंसा हुआ था, उसका चेहरा भी बदला हुआ था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो हैरान था और साथ में कंफ्यूजन भी। पर्पल बैट दानव किंग ने समर के चेहरे से कॉन्करड थर्ड मास्टर सुरेंद्र भारद्वाज की छवि देखी। वो समझ गया था कि ये ग्रेट कॉन्करर का पुत्र है, जो पर्पल बैट दानव किंग का यंग मास्टर भी है। पर्पल बैट दानव किंग एक बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने न केवल बैच मूवमेंट तकनीक की साधना की थी, केवल लोअर हेवन किंगडम लेवल का तो था। स्वाभाविक रूप से वो देख रहा था कि समर ग्रैंड मास्टर किंगडम में जो भी था वास्तव में पावरफुल था। पर्पल बैट दानव किंग को देखकर मुस्कुराया। समर ने उसे चिंता न करने का संकेत दिया। यह सिर्फ पिशाच सेक्ट का एक लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर था, जिसके बारे में समर को कोई परवाह नहीं थी। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर का चेहरा उदास और धमकी से भरा गया था। उसने कहा, समर, क्या तुम सच में सिर्फ पर्पल बैट दानव किंग के लिए पिशाच सेक्ट के खिलाफ जाना चाहते हो? समर ने लापरवाही से कहा, पिशाच सेक्ट? ओह, वो है क्या? समर की बात सुनकर तुरंत लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर ने गुस्से में कहा,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पिशाच सेक्ट को अपमानित करोगे? उसकी बात पर समर ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, ओह तो क्या हुआ? पिशाच सेक्ट खून चूसने वाले बकवास लोगों का एक ग्रुप है। तुम सब लोगों को तो मर जाना चाहिए। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर ने और भी ज्यादा गुस्से में होते हुए कहा, समर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर क्रोधित हो गया था। वो पिशाच सेक्ट के लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर था, इसीलिए जब उसने सेक्ट के बारे में अपशब्द सुने तो बड़ा क्रोधित हो गया। वहीं समर की आंखों में एक भयानक भाव था। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई थी। समर ने गहरी आवाज में कहा, फायर किंगडम। उसने ज्वाला छोड़ी और सीधे पूरे डैमनिक ब्लड किंगडम को जला दिया। क्या वो लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर पागल था? उसने समर पर डैमनिक ब्लड किंगडम का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे ज्वाला डैमनिक ब्लड आत्मा की कमजोरी का अंदाजा नहीं था? समर के किंगडम ने ब्लड डैमनिक किंगडम को खोने के बाद लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर के मुंह से खून निकल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी उसने समर को अपनी तरफ आते देखा। समर को अपनी तरफ आते देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर अब बिल्कुल भी ताकत में नहीं था। समर के रूप में अपने ओपोनेंट को हराने से लेफ्ट विंग प्रोटेक्टर समर की अजेयता का एहसास हो गया। उसने डरते हुए कहा, मुझे मुझे मत मारो। अब वो अपनी जान की भीख मांगने लगा था। समर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने एक थप्पड़ में ही पटक पटक कर उसे मार डाला। लेफ्ट विंग पिशाच सेक्ट का महारथी था और उसे जाने देना नामुमकिन था। गली गली में खून की गंध फैल गई थी। समर ने पिशाच सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स को मार डाला था। अब वहां पर कोई नहीं बचा था। कुछ जापान के जो कराटे परिवार के मेंबर थे, अब वो भागने को तैयार हो गए थे। उसको भागने के लिए तैयार होता देखकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने कहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? समर की बात सुनकर उनमें से एक ने समर को घूरते हुए कहा, समर, ये जापान है। हम जापान के 5 बड़े परिवारों में से परिवार कराटे परिवार के मेंबर हैं। बेहतर होगा कि तुम हमें जाने दो। उसकी धमकी सुनकर समर ने कहा, ओह, तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं तो? कराटे कबीले के लीडर ने समर को धमकी देते हुए कहा, समर, तुम पावरफुल तो हो, लेकिन तुम एक सिर्फ व्यक्ति हो। क्या तुम पूरे जापान से ज्यादा पावरफुल हो सकती हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुमने हमें छूने की हिम्मत की तो तुम जापान से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। जापान के 5 बड़े परिवार हर पहलू पर अपना दबदबा बनाए थे। उनका मानना था कि यह प्रशांत आइलैंड है जो जापान का एरिया है। भले ही समर पिसाज सेट के स्टूडेंट्स को मारने की हिम्मत रख सकता है, लेकिन कराटे परिवार को वो छू भी नहीं सकता। समर ने कराटे परिवार के सामने अपने दाहिने हाथ से फिर से वार किया। उसके वार से वो उड़ गया और गायब हो गया। समर की क्रूरता देखकर कराटे परिवार के बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। समर ने इन लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने अपना हाथ फिर से लहराया और कुछ पर फिर से वार कर दिया। कराटे परिवार के लोग भी मारे गए थे। गली में सिर्फ 2 लोग बच गए थे, एक समर और दूसरा पर्पल बैट दानव किंग। टॉप 10 दानव किंगों में से पर्पल बैट दानव किंग अपने यंग मास्टर्स से मिला। पर्पल बैट दानव किंग सम्मान के साथ समर के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। समर ने मुस्कुराते हुए उसको पकड़ा और कहा, तुम हम में से एक हो। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। समर देख रहा था कि पर्पल बैट दानव किंग उस किंगडम में फंसने की वजह से घायल हो चुका था। समर ने अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल किया और पर्पल बैट दानव किंग के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। कुछ देर बाद उसका चेहरा स्वस्थ हो गया। तभी तेज कदमों की आहट उस तरफ दौड़ती हुई आई। एक क्षण के बाद एक सुंदरी समर के सामने खड़ी थी और ये सुंदरी कोई और नहीं, ये सातो थी, निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस। सातो ने चिंतित होकर कहा, मास्टर, आपको अभी के अभी भाग जाना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। उसकी बात सुनकर समर ने कंफ्यूजन में कहा, सातो, क्या हुआ है आखिर? सातो ने आकर्षक चेहरे के साथ उससे कहा, मास्टर, मुझे खबर मिली है। कैंडो सेक्ट ने दलदल मास्टर को काम पर रखा है और वो आपको मारना चाहते हैं। दलदल मास्टर। इस शब्द को सुनकर समर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई, क्योंकि वह दलदल मास्टर की ताकत के बारे में जानता था। इन्फोर्नो थंडर माउंटेन में समर ने आकाशीय बिजली दलदल की पावर देखी थी।
उस समय उसकी मदद डार्क नाइट एम्परर ने कर दी। सिर्फ उसकी सहायता से ही वो दलदल का सेंटर ढूंढ पाया था, बिजली पर कंट्रोल कर सकता था। बेशक समर के पास वास्तव में गड़गड़ाहट और बिजली की कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी। वो केवल आकाशीय बिजली रत्न की क्षमता का इस्तेमाल करके बिजली को आकर्षित करने के लिए जा सकता था। तभी इसलिए डार्क नाइट एम्परर को दलदल रचना में निपुण होना चाहिए। समर ने तुरंत टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, अगर दलदल मास्टर मुझ पर हमला करने आ गया तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डार्क नाइट एम्परर ने गर्व से कहा, छोटे, चिंता मत करो, मैं 100 साल से ज्यादा जी चुका हूँ। मुझे इंडिया एंशिएंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड का पहला व्यक्ति माना जाता है। मैं दलदल तकनीक के बारे में अच्छे से जानता हूँ। जब तक बात ये हेवन लोअल और उससे ऊपर का दलदल मंत्र नहीं है, तो मैं इसे तोड़ दूंगा। उस जमाने में डार्क नाइट एम्परर इंडिया मार्शल आर्ट वर्ल्ड को न केवल अपनी पावर से, बल्कि दलदल और अल्केमी तकनीकों के जरिए से भी एकजुट करने में सक्षम था। समर डार्क नाइट एम्परर की ये बात सुनकर खुश हुआ, तुरंत शांत हो गया। जब डार्क नाइट एम्परर उसके साथ था तो डरने की क्या बात। इसलिए समर ने मुस्कुराते हुए सातों को आश्वस्त किया और कहा, सातो, चिंता मत करो, दलदल मास्टर से डरने की कोई बात नहीं। ये कहते हुए उसने गाल को उसके थपथपा दिया। इसी समय लायन, दानव किंग और शैडो ग्रुप टीम, जो हमलावरों से उनकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थी, वो तेजी से दौड़े। मोंक सबसे पहले दौड़कर समर के पास पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, आप आ गए। समर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम लोगों को चोट तो नहीं पहुंची है ना? मोंक ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, हमारा सामना पिशाच सेक्ट से हुआ, जिनसे निपटना बड़ा मुश्किल था। दरअसल जापान के लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन हमने उनसे सफलतापूर्वक मुकाबला कर लिया था। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और जान गया कि जापान के लोग कराटे परिवार के लोग थे, पिशाच सेक्ट के करीबी हैं। तभी लायन दानव किंग पर्पल बैट दानव किंग के पास गया और चिंतित स्वर में बोला, छोटे, पर्पल बैट, क्या तुम ठीक हो? 10 दानव किंगों में पर्पल बैट दानव किंग तुम सबसे छोटा था, इसलिए बाकी सब उसे छोटा पर्पल बैट कहते थे। पर्पल बैट दानव किंग ने आंखें घुमाई और कहा, लायन, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं 20 साल की उम्र से ज्यादा का हूँ। तुम अभी भी मुझे नाम से बुला रहे हो, मुझे छोटा मत कहो। लायन दानव किंग हंसा और उसे पर्पल बैट दानव किंग का हाथ उठाया। उसे बाईं तरफ से देखा और छोटे दाईं तरफ से देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, छोटे पर्पल बैट, तुम वाकई में बड़े हैंडसम हो, बस मुझसे थोड़ा नीचे हो। पर्पल बैट दानव किंग पहला वाक्य सुनकर खुश हुआ, उसकी तारीफ हो रही थी। दूसरा सुना तो परेशान हो गया। तभी इस समय ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने पर्पल बैट दानव किंग के पास जाकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। समर ने बात कर रहे दानवों पर नजर डाली, उनके बीच में नहीं बोला। वो जानता था कि इन भाइयों का रिश्ता बड़ा मजबूत है। हालांकि वो इन दानवों का मास्टर है, लेकिन उनसे उनका कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं था। अचानक लायन दानव किंग को कुछ याद आया और उसने कहा, यंग मास्टर, छोटे पर्पल बैट में भी ब्लड लाइन टोटम पावर है। आप उसे उसकी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि समर उसकी बात का जवाब देता, पर्पल बैट दानव किंग ने हैरान होते हुए लायन दानव किंग से पूछा, लायन, तुम कह रहे हो कि हमारे यंग मास्टर मेरी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करने में मदद करेंगे? पर्पल बैट दानव किंग आंखें आश्चर्य से चमक उठी। पर्पल बैट दानव किंग एक एंशिएंट मार्शल फाइटर था और जो स्वाभाविक रूप से ब्लड लाइन टोटम पावर को समझता भी था। अब वो लोअर हेवन किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था। अगर वो ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट कर पाता तो वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में प्रवेश कर सकता था। तभी समर ने मुस्कुराते हुए पर्पल बैट दानव किंग से कहा, पर्पल बैट दानव किंग, आओ मैं तुम्हारी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करने में तुम्हारी मदद करूं। उसकी बात सुनते ही पर्पल बैट दानव किंग उत्साह से समर की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही समर ने कॉन्करर बैज से लाइफ एनर्जी को डाला, एक विशाल चमगादड़ की छाया अचानक प्रकट हो गई। ये चमगादड़ बैंगनी रंग की था और टोपियों का किंग। यह पूरे चमगादड़ को ऑर्डर दे सकता था। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे माना जा रहा जानवर था और इसे पर्पल बैट के नाम से भी जाना जाता था। समर ने पर्पल बैट दानव किंग को कॉन्करर बैज के साथ ब्लड लाइन टोटम खोलने का तरीका सिखाया और उसे अपने पूर्वजों की टोटम पावर का एहसास हुआ। पर्पल बैट दानव किंग बड़ा चालाक था। वो न सिर्फ हैंडसम था बल्कि प्रतिभाशाली भी। उसने
अब एक्टिवेट तकनीक को सीख लिया था। पर्पल बैट दानव किंग ने एक पावरफुल एनर्जी फूट पड़ी। उसकी आंखें पर्पल हो गई, शरीर भी पर्पल हो गया था। पर्पल बैट दानव किंग को अपने बेहद स्ट्रॉन्ग शरीर का एहसास भी हो रहा था। 10 भंवर ब्लैक होल 10,000 किलोग्राम फोर्स के बराबर थे। ये ग्रैंड मास्टर में पहुंचने का संकेत था और पर्पल ने अपना शरीर हिलाया और 1 दर्जन मीटर की ऊंचाई तक उड़ गया। ग्रैंड मास्टर किंगडम में प्रवेश करने के बाद अब वो हवा में उड़ भी सकता था। आसपास के लोग इतनी तेजी से देखकर आश्चर्यचकित हो गए, विशेष रूप से लायन दानव किंग, जो जोर से चिल्लाया, छोटे पर्पल बैट, तुम तो बहुत तेज हो, मुझसे भी तेज। लायन दानव किंग के मुंह से छोटा पर्पल बैट सुनकर वो फिर से क्रोधित हो गया। उसने पर्पल बिजली की धारा निकाली और लायन के चेहरे पर आ गिरी। पर्पल बैट दानव किंग की पावर बिजली की तरह थी। लायन दानव किंग के बाल खींच रही थी। उसने कहा, यदि आपने मुझसे फिर से छोटा कहा तो मैं आपके बाल खींचने जारी रखूंगा, आपको गंजा कर दूंगा। पर्पल बैट दानव किंग की धमकी सुनकर लायन दानव किंग चीखा और उसने उसकी तेजी नहीं की। वो पर्पल बैट दानव किंग को पकड़ नहीं सकता था। अभी अभी जो हुआ था उसके बाद लायन दानव किंग उसे दोबारा छोटा पर्पल बैट नहीं कहेगा। उसे सचमुच डर हो गया था कि कहीं वो उसके सारे बाल न खींच ले। बिना बालों के तो लायन दानव किंग कैसे कहा जा सकता है? बस उसे गंजा दानव किंग कहा जाता, ये बड़ा अलग बात हो जाती। जब लोग बातें कर ही रहे थे तभी एक तेज रिंगटोन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। समर ने अपने फोन पर नजर डाली और उसे एहसास हुआ कि शिवांगी का फोन था। समर ने आंसर की दबाई और पूछा, मिस शिवांगी, बोलिए क्या बात है? शिवांगी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समर, मुझे एक खबर मिली है। हमारे होटल में काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने हमारी टीम पर हमला कर दिया। उन्हें 9 ड्रैगन इंपीरियल सील भी चुरा ली है। समर ने मोहे चढ़ाकर कहा, मिस शिवांगी, इंडिया मार्शल आर्ट टीम फाइटर में फूल परी है। तुम और डायरेक्टर स्वाति शर्मा भी पावरफुल हो, फिर 9 ड्रैगन इंपीरियल सील कैसे चोरी हो गई? समर को फूल परी और दूसरे एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था, हालांकि वे इतने पावरफुल नहीं थे। समर की बात सुनकर शिवांगी ने आंख भरकर कहा, हम इंडिया मार्शल टीम फाइटर जीत जश्न मनाने के लिए होटल के हॉल में खाना खा रहे थे और 9 ड्रैगन नीलम सील कमरे में रखी थी। रणवीर आहूजा उसकी रखवाली कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि काले कपड़े पहने लोग बिल बनाने की तकनीक का इस्तेमाल करके मेरा रूप धारण कर लेंगे, रणवीर आहूजा को धोखा दे देंगे। जब समर ने ये बातें सुनी तो उसके हाव भाव बदल गए। इन सभी तकनीकों में भ्रम और बिल बनाना ज्यादा विनाशकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें चुराने के लिए बेहतर तकनीक थी। बिल खोदने की तकनीक जर्ग जैसी थी, जहां जमीन के नीचे एक सीधे दूसरी जगह से बिल बनाया जाता। हालांकि समर जानता था कि बिल बनाने की तकनीक और भ्रम दोनों ही जापान ग्रुप के निंजाओं द्वारा इस्तेमाल की जाती है। समर ने मुड़कर सातो से पूछा, योशिको, क्या तुम भ्रम और बिल बनाने की तकनीक के बारे में जानती हो? योशिको ने कहा, मास्टर, भ्रम और बिल दोनों तकनीकी की प्रैक्टिस हम निंजा परिवार के लोग कर सकते हैं। जापान में टॉप निंजा चोर मेरे पापा, मेरे चाचा फ्लाइंग क्रेन सातो हैं। योशिको सातो निंजा परिवार की एक मिस्ट्रेस थी, लेकिन अब वो समर की नौकर थी। उसने सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर समर की आंखें बंद हो गई। उसे शक था कि फ्लाइंग क्रेन सातो ने ही 9 ड्रैगन इंपीरियल सील चुराई, लेकिन वो ये जापान ग्रुप की बाकी ताकतों के बारे में नहीं बता सकता था। इसके बारे में समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए साथियों से कहा, आओ दोस्तों, 9 ड्रैगन इंपीरियल सील खोजने के लिए होटल वापस चलो। और ये कहकर वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। वो जानते थे कि फूलपरी और बाकी फाइटरों के होते हुए 9 ड्रैगन सील को चुराना आसान नहीं था। इसलिए उन जापान के लोगों ने नई तकनीक को चुना। जब समर जाने के लिए तैयार हुआ तो एक ठंडी आवाज ने बीच में रोक लिया, ओह, क्या तुम सचमुच जानते हो कि तुम जा सकते हो? समर ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कैंडो सेक्ट के दूसरे एल्डर नाकोनो खड़े थे। नाकोनो के बगल में दो लोग और खड़े थे, एक तीसरा एल्डर ओनो और दूसरा लगभग 80 साल का बुजुर्ग था। इस बुजुर्ग ने किमोनो पहना था। उसके बाल पुराने जमाने के लोगों जैसे लंबे थे, लेकिन उसके गाल लाल थे। वो सीधा खड़ा था।
सातों के चेहरे पर उस एल्डर को देखकर भाव बदल गए। उसने समर के पास आते हुए कहा, मास्टर, ये यूगी इजो है, कैंडो सेक्ट के ग्रैंड मास्टर। सातों की बात सुनकर कैंडो सेक्ट हैरान रह गया। दूसरे एल्डर ने सातों को पहचान लिया और उसके बारे में बात सुनकर गुस्सा होते हुए बोला, सातो, तुम तो निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस हो, तुम समर की दासी कैसे बन सकती हो? ये कितना अपमानजनक है कि तुम निंजा परिवार के लिए कलंक हो। सातों ने इंडिया में समर की मदद की और यहाँ तक कि उसे जानकारियां भी थी। दूसरे एल्डर के बाद से वो आहत हुई और शर्मिंदा महसूस भी कर रही थी। तभी समर ने योशिको के पास जाते हुए कहा, योशिको, मैंने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा, बल्कि तुम्हें एक दोस्त समझता हूँ। समर सातों के साथ नौकर की तरह व्यवहार करता था, लेकिन एक साथ समय बिताने के बाद समर को पता चला कि महिला बड़ी वफादार है, महान गुण भी रखती है, इसलिए उसे सातों में एक दोस्त दिखाई दिया। सातों ने जब समर की बात सुनी तो वो शर्मा गई। समर के इस कथन की वो दोस्त है, दिल की धड़कनें उसकी तेज हो गई। अतीत में सातों निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस होने के नाते सबसे घमंडी थी। हालांकि जैसे जैसे उसने समर के साथ समय बिताया था, उसने देखा था कि यह आदमी जापान के लैंडर पुरुषों से कहीं ज्यादा पावरफुल था और वो उस पर मोहित हो चुकी थी। सातों की प्रतिक्रिया देखकर दूसरे एल्डर के चेहरे पर कठोरता आ गई। आखिरकार जापान की चार खूबसूरत महिलाओं में से एक, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे और वो इंडिया के आदमी पर क्रश रखती थी। दूसरा एल्डर गुस्से से भर गया। जापान पहले इंडिया को धमकाता था, लेकिन अब समर के आने से जापान का पतन हो रहा था। पहले पावरफुल जिंग क्रैंग थ्री और अन्य फाइटर्स को मार डाला, अब उसने उनकी महिलाओं पर कब्जा कर लिया। यह जापान के लिए अपमान की बात थी। न सिर्फ दूसरे एल्डर को शर्मिंदगी हुई, बल्कि तीसरे एल्डर और दलदल रचना के ग्रैंड मास्टर को भी अपमान हुआ। समर ने उनकी मर्दानगी का मजाक उड़ाया था। समर ने तीनों एल्डर्स को क्रोधित करने के लिए सातों को चूम भी लिया। इसके बाद समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए तीनों से कहा, ओह, जापान की महिलाएं बड़ी खूबसूरत है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। समर ने जानबूझकर एल्डर्स का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा किया। वो जानता था कि इंडिया की औरतों को सताया था, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए जापान की औरतों को सता रहा था। बेशक दूसरे एल्डर, तीसरे और दलदल रचना के ग्रैंड मास्टर समर की इस हरकत को देखकर पूरी तरह क्रोधित हो गए थे। इसलिए दलदल रचना के ग्रैंड मास्टर योगी इजो ने ठंडे और उदास स्वर में कहा, समर, हमारी जापानी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। तभी दूसरे एल्डर ने कहा, मास्टर योगी, शब्दों के साथ समय बर्बाद न करें, मैट्रिक्स को उन्मत्त कीजिए और उसे मार डालिए। उसकी बात सुनकर यूजी ने सिर हिलाया, छोटा सा काला झंडा उठाया और ठंडे स्वर में कहा, धुंध दलदल एक्टिवेट करें। उसके बोलते ही अचानक चारों तरफ एक सफेद कोहरा छा गया। सफेद कोहरा बड़ा अजीब था। ये सिर्फ अचानक आया, बल्कि तेजी से पूरे स्थान को अपनी चपेट में ले गया। कोई भी 20 किलोमीटर के एरिया में कुछ नहीं देख सकता था, मानो कोई अंधा व्यक्ति इस अजीब सफेद कोहरे में फंस गया हो। अगर कोई इस सफेद कोहरे में अकेला खड़ा हो तो अपने पैरों को भी नहीं देख पाएगा। जैसा कि नाम से था, धुंध दलदल प्रचुर मात्रा में धुंध के साथ आई। दलदल के अंदर फंसे लोगों को दृष्टि को ब्लॉक कर दिया। आसपास में कोई दलदल नहीं था, लेकिन ये ज्ञान इंडिया से आया था। ओशिको के हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत समर को अलर्ट करा और कहा, मास्टर, ये कोहरा अजीब है। आप इसमें से किसी को भी नहीं देख सकते, लेकिन वे लोग आपको देख सकते हैं। आपको उनके हमलों से सावधान होना है। सातों ने समर को धुंध के बारे में बता दिया था और ये एक जापानी थी। दलदल ग्रैंड मास्टर इजू को अच्छी तरह जानती भी थी। अच्छी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें ठंडक थी। कोहरों में ज्यादातर लोगों की नजरें चुरा ली थी। उनको सिर्फ 20 सेंटीमीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा था। ओह! तभी सातों चीख पड़ी। उसकी पीठ पर किसी ने पंच मारा। उसका शरीर खून के छोटे छोटे छींटों के साथ बाहर निकल आया। उसके बाद दूसरे एल्डर की आवाज कोहरे में गूंज गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सातो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे एक इंडियन आदमी के साथ रहने की? धुंध दलदल को ग्रैंड मास्टर ईगू ने एक्टिवेट किया था। दूसरे और तीसरे एल्डर भी उसके साथ थे। ये सभी जानते थे कि दलदल रचना कैसे काम करती है
और वो उसके अंदर कैसे लोगों को फंसा सकती है। वहीं समर एक अंधे की तरह अपने चारों तरफ नहीं देख सकता था, लेकिन उसके सभी विरोधी उसे देख रहे थे। सातों की चीख सुनकर समर की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जल्दी से पूछा, योशिको, क्या तुम ठीक हो? तभी योशिको ने समर की एक बार और अलर्ट करते हुए कहा, मास्टर मैं ठीक हूं, प्लीज आप सावधान रहिए। योशिको बड़ी कमजोर लग रही थी। तभी उसकी बात सुनकर दूसरे एल्डर ने गुस्से में कहा, तुम कुतिया, एक इंडियन आदमी के लिए भावनाएं रखने और उसकी मदद करने की हिम्मत तुम्हारी ऐसी हुई कैसे? दूसरे एल्डर पहले समर को मारना चाहता था, लेकिन योशिको के कार्यों से वो बड़ा क्रोधित हो गया था। पहले उसने योशिको को मारने का फैसला किया। वहीं सातों की चीख सुनकर समर के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में चिंता भर गई। समर तनाव में था। उसने टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर में मदद मांगी। कहा, एल्डर, प्लीज इस कोहरे से निपटने में मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर डार्क नाइट एम्परर ने कहा, छोटे, ये कोहरा तुम्हारे नजर को ब्लॉक करता है, इसलिए अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करो। दलदल बिंदु तुम्हारे साउथ ईस्ट में 15 मीटर दूरी पर है। ये दलदल ध्वज है, जिसे योगी जुजू पकड़े हुए हैं। तुम दलदल ध्वज को नष्ट कर दो या इजू को मार दो, फिर कोहरा स्वाभाविक रूप से छट जाएगा। उसकी सलाह सुनकर समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि कोहरे में उसकी नजर बेकार है। उसने अपनी दूरी और हरकतें तय करने के लिए भावनाओं और सुनने की पावर पर निर्भर रहना होगा। इसके बाद समर ने शरीर बिजली की चमक की तरफ हिला दिया। वो तेजी से 15 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ भागा और इजू 15 मीटर साउथ ईस्ट में सफेद कोहरे को छोड़ते हुए ध्वज लिए खड़ा था। दूसरे एल्डर ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने अचानक समर को अपनी तरफ आते देखा तो वो हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, समर को मेरी सिचुएशन कैसे पता चली? वो कोई दलदल रचना का ग्रैंड मास्टर नहीं, तो उसे कैसे पता चला कि दलदल रचना का मेन पॉइंट कहाँ है? हालांकि इजू ने अभी यह मानने से इनकार कर दिया कि समर ने उसे ढूंढ दिया, लेकिन जब उसने समर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो घबरा गया और पीछे हट गया और छिपने की तैयारी करने लगा। लेकिन समर बड़ा तेज था। कोहरे से गुजरते हुए उसने हवा को एक छवि छोड़ दी। इजू के पास छिपने का कोई मौका नहीं था। समर पहले से उसके सामने आ गया। समर ने गुस्से में कहा, आओ और मेरे लिए मर जाओ, और एक गला घोटने वाला नर्क पंच उसकी तरफ दे मारा। यह मॉडल बॉडी एक विशेष पंच तकनीक थी। उस हवा में स्ट्रैंगल नर्क पंच की विशिष्टता इस बल को रोक नहीं पाई। उसने एक विशाल बिना तल वाला ब्लैक होल बना दिया और इजू तब डर गया जब उसने उस पंच के फैले आतंक को महसूस किया। वो सिर्फ एक दलदल ग्रैंड मास्टर था। उसकी फाइटिंग स्किल इतनी पावरफुल नहीं थी। इजू भागना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चला कि समर कितना तेज है। वो गिड़गिड़ाना चाहता था, लेकिन समर के पंच पहले ही उसके सामने आ चुका था। वो पहले मुंह खोलकर कुछ कह पाता, समर का पंच उसके शरीर पर पड़ गया। बिना किसी आश्चर्य के योगी इजू का शरीर फट गया। उसके हजारों छोटे छोटे टुकड़े हो गए। दलदल ध्वज बिना किसी खरोंच से जमीन पर गिर पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि दलदल ध्वज एक अनमोल रत्न था। स्ट्रेंगल नर्क पंच के जबरदस्त प्रहार के बावजूद भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तभी समर के शरीर में एक डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी। उसने कहा, छोटे, ये दलदल ध्वज है। ये तुम्हारी दलदल के मंत्र सीखने में मदद कर सकता है, इसलिए इसे अपने पास संभाल कर रख लो। उसकी बात सुनते ही समर ने तुरंत उस झंडे को उठाकर अपनी कमीज में छिपा लिया। उसके बाद उसे शोध करनी पड़ेगी। इसके बाद समर ने एक ही पंच में दलदल रचना के ग्रैंड मास्टर को मार डाला और कोहरे को मास्टर का अब नहीं रहा था और कोहरा भी कंट्रोल हो चुका था। समर ने देखा कि कोहरा छट गया। दूसरे एल्डर ने योशिको के सिर पर एक पंच उठाया था। वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और ये सिर देखकर समर ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दोस्त को मारने की? समर ने गुस्से में अपनी रेड फायर तलवार निकाली और जल्दी से दूसरे एल्डर पर वार कर दिया। हरी रोशनी के एक किरण भेदी हवा में बदल गई। दूसरी बाह को उसने चीर दिया। दूसरे एल्डर की चीखें भयानक थी, जैसे वो सातों पर हमला करने वाला था। तभी उसका हाथ कट गया। उसे बड़ा दर्द महसूस हुआ। उसका बेकाबू होकर वो हाथ कांपने लगा था। वो जानता था कि हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार एनर्जी को बाहर निकाल भी देता है। दूसरे एल्डर ने आश्चर्यचकित होकर समर से पूछा, क्या तुमने दलदल रचना के ग्रैंड मास्टर को मार डाला? क्योंकि इजू मारा गया था। इजू कैंडी सेक्ट का एकमात्र दलदल मास्टर था जो बड़ा पावरफुल था। इसी दलदल ग्रैंड मास्टर की वजह से कैंडो
तो जापान का सबसे पावरफुल सेक्ट बन गया था। लेकिन अब कैंडो सेक्ट की सबसे बड़ी ताकत उनका दलदल मास्टर मर चुका था। तभी समर ने तिरस्कार भरी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा ये तथाकथित दलदल मास्टर मारा जा चुका है, भाड़ में जाओ। वो हमारे कैंडो सेक्ट के सबसे पावरफुल मेंबरों में से एक था। वो तुम्हारी नजर में कैसे कमजोर हो सकता है? दूसरे एल्डर के होठ कांप रहे थे। उसकी हालात देखकर समर हल्के से मुस्कुराया। उसका शरीर खतरनाक किलिंग इंटेंट से कांप रहा था। वो उन दोनों लोगों की तरफ बढ़ा। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर दूसरे एल्डर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने डर के मारे पूछा, तुम तुम क्या चाहते हो? कैंडो सेक्ट के दूसरे एल्डर होने के नाते उसे डरना नहीं चाहिए था, लेकिन समर बड़ा पावरफुल था। वो सचमुच डर गया था। आखिरकार रचना के दलदल ग्रैंड मास्टर की मौत उसके सामने हुई थी। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाहते हो से तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी नाकोनो ने उसकी तरफ डर भरी आंखों से कहा, समर, मैं कैंडो सेक्ट का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, तो मुझे नहीं मार सकते। ये बात सुनकर समर ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और उस आदमी ने अपनी ताकत का झंडा बजाया। उसने जिसे चाहा उसको मार डाला था। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। अब मरने की बारी उसी की थी और वो गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन समर उसको छोड़ने वाला नहीं था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ अपने हाथों में पकड़ी तलवार आगे बढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, ना कौनो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके ये कहते ही समर के तलवार की एनर्जी की किरणें निकली और जिसे पूरा कमरा भर गया। नाकौनो का सिर तुरंत ही धड़ से अलग हो गया। उसकी आंखें अभी भी भय से भर गई थी। उसका सिर हवा में 10 मीटर ऊपर उछल गया था। समर की तलवार बड़ी तेज थी। नाकानो ओइजो के मन में बस यही आखिरी और एकमात्र विचार था कि तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है। सिर्फ डर के अलावा उसे मौत से पहले थोड़ा पछतावा भी महसूस हुआ। उसे धूर्त समर को नाराज करने का पछतावा हो रहा था। तीसरे एल्डर ओनो ने जब दूसरे बुजुर्ग का सिर कटते देखा तो वो भी डर गया था। उसने पहले कभी कोई इतना पावरफुल फाइटर नहीं देखा। समर की पावर उसकी कल्पना से परे थी। तीसरे एल्डर को पता था कि समर कैंडो सेक्ट के सेक्ट मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उनके मास्टर भी अपनी तलवार के एक ही वार से दूसरे एल्डर का सिर नहीं काट सकते थे। तीसरा एल्डर बिना कुछ कहे भागने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि वो समर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए भागना ही उसके लिए एकमात्र ऑप्शन था। हालांकि तीसरे एल्डर ने केवल 2 कदम उठाए और समर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। 2 तलवारों की धार के बाद समर के कैंडो सैक 2 एल्डरों को मार दिया। यह नजारा देखकर हर कोई सदमे में आ चुका था, खासकर सातो। आखिरकार वो जानती थी कि ये दोनों एल्डर कितने पावरफुल थे। जापान की ही वो रहने वाली थी। इस पल सातो को राहत का एहसास हुआ। खुशकिस्मती से वो समर की सबऑर्डिनेट बन गई थी। अगर वो समर की दुश्मन होती तो समर उसे भी मार डालता। लेकिन तभी उसको कुछ याद आया। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, मैं तो अब समर की सबऑर्डिनेट नहीं, मैं तो उसकी दोस्त हूँ। उसने मुझे किस भी किया। सातों ने जब सोचा कि समर ने उसके होठों को चूमा तो वो सोचते उसके प्यार से लाल हो गई। औरत चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने क्रश के सामने आने पर वो शर्मिंदा हो जाती। बदकिस्मती से समर ने उसके हाव भाव नहीं देखे। इसके बाद योशिको के घावों का ट्रीटमेंट करने के बाद समर सभी के साथ लेकर सकूरा होटल की तरफ चल पड़ा। स्वाभाविक रूप से समर को चोरी की गई 9 ड्रैगन सील उसे बेशकीमती इंडिया के खजाने कर वापस लेकर आना था। सकूरा होटल आइलैंड का सबसे बड़ा होटल, बड़ा खूबसूरत पारदर्शी शीशे से बना। जब समर और टीम वहां होटल पहुंचे तो सभी लोग वहां पर उसी का इंतजार कर रहे थे। समर ने शिवांगी के पास जाते हुए पूछा, मिस शिवांगी, डायरेक्टर स्वाति कहाँ है? उसने देखा कि डायरेक्टर वहां नहीं थी। उसकी बात सुनते ही शिवांगी का चेहरा उदास हो गया। उसने समर का जवाब देते हुए कहा, नाइन ड्रैगन इंपीरियल सील एक नेशनल खजाना था और वो चोरी हो गया, इसलिए इंडिया के टॉप मैनेजमेंट गुस्से में है। वो सील की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा है और डायरेक्टर स्वाति फूल परी के साथ जापान के सबसे संदिग्ध स्थानों पर खोज करने गए हैं। समर ने सिर हिलाया। बेशक वो जानता था कि इंडिया गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो खजाना नेशनल खजाना थी। जब ये सील चोरी हो गई तो ये समझना मुश्किल था, इसलिए वो क्रोधित थे। शिवांगी की चिंता वाजिब थी। इन चोरों ने शिवांगी
बनकर ही सील चुराई थी। उन्होंने रणवीर आहूजा और सील की रखवाली कर रहे बाकी लोगों को धोखा दिया। तभी उसका चिंता भरा चेहरा देखकर समर ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो मिस शिवांगी, मैं सील वापस ले आऊंगा। वो सिर्फ शिवांगी की मदद नहीं कर रहा था, वो इंडिया के लिए भी लड़ना चाहता था। जापान हमेशा इंडिया को निशाना बनाता था। इसके बाद समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए सातो की तरफ देखते हुए उससे कहा, सातो, चलो मुझे अपने परिवार में ले चलो। सातो ने उसे बताया कि उसका चाचा फ्लाइंग क्रेन सातो जापान का सबसे बड़ा चोर था और वो भ्रम और कायापलट में भी माहिर था। जापान के 5 बड़े परिवार थे, उनमें से केवल 4 ही ड्रैगन की एंशियंट मार्शल आर्ट कंपटीशन में आए थे। निंजा परिवार ने भाग भी नहीं लिया था, इसलिए समर उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो सातो के मार्गदर्शन की आवश्यकता मांग रहा था। अब सातो भी ये सुनकर बड़े अचंभे में पड़ गई थी। अब क्या करेगी सातो? क्या सातो उसे अपने परिवार में ले जाएगी? क्योंकि सातो को पता है कि अगर उसके परिवार ने वो सील चुराई है तो समर उन्हें मार डालेगा। अब समर क्या करेगा? समर सातो को लेकर उसके परिवार में उसके परिवार को मारेगा या बचाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। आप लोग लाइक कमेंट की झड़ी लगा दिया करें। जब भी कहानी सुने तो लगातार लाइक करते रहें और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके हमें बताते रहें कि कहानी कैसी लग रही है और आप कहां से कहानी को देखते हैं। एक एक शेयर भी सभी के सभी जरूर से जरूर करें।